हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें जो आपकी परीक्षा है वह 8 मई से शुरू हो रही है। और सेकंड सेमेस्टर में जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ हिंदी है, इसके आज हम लोग सुपर 100 एमसीक्यूज करने वाले हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है और यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारी ये जो पेडागोजी ऑफ हिंदी है, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। उसका लिंक हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भेजा हुआ है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे। उसमें सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है, क्लिक करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स की लिंक आपके सामने खुल करके आ जाएगी, वीडियोज खुल करके आ जाएंगे। देखिएगा, सुपर फास्ट चलेंगे हम लोग बिकॉज समय बहुत कम है। हिंदी भाषा गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है? वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता विकसित करना, ठीक है। विचारों, शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों, कथाओं के कोश में विस्तार होता है। चिंतन में स्पष्टता आती है, संगति और क्रमबद्धता उत्पन्न होती है। तो हिंदी भाषा गद्य शिक्षण जो प्रोज है, हमारा प्रोज टीचिंग है, उसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चे के अंदर ये सब कुछ डेवलप किया जाए। इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा गद्य शिक्षण की विधि क्या है? विधि बताओ भाई। तो हिंदी भाषा गद्य शिक्षण की विधि है अर्थकथन, व्याख्यान, विश्लेषण और समीक्षा विधि। ये जो है हिंदी भाषा गद्य शिक्षण की विधि है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वह आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा पद्य शिक्षण की निम्न परिभाषा के लेखक कौन है? पद्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। देखिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट है, पंडित जयशंकर प्रसाद, आचार्य वामन या फिर आचार्य कुंतक, कौन है इसके लेखक? तो वो है पंडित जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। हिंदी भाषा पद्य शिक्षण के, पोएट्री की बात हो रही है, पद्य शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होते हैं? देखिए, भावों को समझने की क्षमता का विकास करना, कि बच्चा भावों को समझ सके, या कविता का कंठस्थीकरण, कि उसको बस रट ले, या फिर कविता में रुचि उत्पन्न करना, सामूहिक गीत गायन से एकता उत्पन्न करना, या फिर सारे ऑप्शंस राइट हैं। देखिए, बेस्ट क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा गद्य शिक्षण के प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो शुरुआत में तो यही होता है कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाया जाए, इंटरेस्ट पैदा किया जाए और सामूहिक गीत गायन से एकता उत्पन्न की जाए बच्चे के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। हिंदी भाषा शिक्षण में संस्कृत साहित्य के आचार्य क्या मानते हैं? काव्य, संग्रह रूपक, लोकमत या फिर भावों की प्रस्तुति, क्या मानते हैं? काव्य मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाता है। पद्य हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? पद्य हिंदी शिक्षण की बालगीत, नाट्य, अभिनय, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, व्याख्या, व्यास, तुलना विधि, आदर्श, रसास्वादन विधि, ये सभी पद्य हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियां मानी जाती हैं। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी है वह राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका हिंदी 2022 का PYQ है, हिंदी पेडागोजी का, ठीक है। 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? अर्थबोध, रंगमंच, अभिनय और संवाद विधि, या फिर भाव प्रदान, इंद्रिय मंचन, व्याख्यान, अवलोकन, विश्लेषण, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, नाटक शिक्षण की जो प्रमुख विधि है उसमें व्याख्यान नहीं आता, अवलोकन, विश्लेषण नहीं आता है, सिंपल सी बात है। इसमें अर्थबोध, रंगमंच, अभिनय और संवाद, डायलॉग, ये सब चीजें आ जाती हैं। हिंदी भाषा में नाटक शिक्षण प्रणाली समय काल से कैसी है? अत्यधिक प्राचीन विधि है। नाटक जो शिक्षण प्रणाली है बहुत प्राचीन हो गई है, मध्यकालीन है, विकासोन्मुख है, या फिर पद्यांश प्रस्तुत विधि है। तो क्या हो जाएगा? ये जो नाटक शिक्षण प्रणाली है ये अत्यधिक प्राचीन विधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है सर? अत्यधिक प्राचीन विधि मानी जाती है। हिंदी भाषा में कहानी शिक्षण की निम्न परिभाषा लेखक ने दी है। क्या है परिभाषा? कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा चार्ल्स बैरेट की है। चार्ल्स बैरेट की परिभाषा है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में कहानी शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या होनी आवश्यक है? तो इसमें देखिए,
कहानी शिक्षण की प्रमुख विशेषता कौतूहल, जिज्ञासा और जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है बच्चे को। कहानी का उद्देश्य निर्धारण, भावनाओं की प्रधानता एवं वास्तविकता व कल्पना का समावेश होता है। जब आप कहानी कह रहे होते हैं तो बच्चा उसमें इमेजिनेशन करने लगता है और कई बार जो है उस कैरेक्टर की जगह अपने आप को रख करके भी देखता है। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन, कहानी शिक्षण विधि से अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली में कौन कौन घटक प्रमुख होते हैं? तो देखिए, शीर्षक देकर, कहानी के प्रारंभ को 2-3 वाक्य देकर एवं सामान्य रूपरेखा देकर के अधूरी कहानी को पूरा कराया जा सकता है। तो अधूरी कहानी देकर के बच्चों से आप पूरी करवा रहे हैं तो उसके ये प्रमुख घटक होते हैं कि आपने उसका टाइटल दे दिया और कहानी के प्रारंभ के 2-3 वाक्य दे दिए और फिर सामान्य एक फॉर्मेट दे दिया कि इस तरीके से आपको कहानी लिखनी है, कहानी पूरी हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ही है जो आपका राइट रहेगा। हिंदी में व्याकरण शिक्षण को किस दूसरे नाम से जानते हैं? व्याकरण शिक्षण को अर्थानुशासन, शब्दानुशासन, वाक्यानुशासन या फिर सुंदरानुशासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? इसको शब्दानुशासन कहा जाता है। शब्दानुशासन कहा जाता है। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ योजना का क्या महत्व है? पाठ्य वस्तु ज्ञान को कक्षा में क्रियान्वयन करना, यानी कि जो भी लेसन प्लान है उसको क्लास में आप अप्लाई कर रहे हैं। पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदुओं का विस्तार कैसे किया जाए, जो मेन पॉइंट्स है उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। पाठ्य बिंदुओं का दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबंध स्थापित कैसे किया जाए, ये सभी लेसन प्लान में पहले से तय कर लिया जाता है, प्लान कर लिया जाता है। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पाठ्य योजना शिक्षक द्वारा कक्षा में की जाने वाली क्रियाओं की क्रमबद्ध योजना है। पाठ्य योजना की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये जो परिभाषा है वह एल.बी. स्टैंड ने दी है। सर किसने है? एल.बी. स्टैंड की परिभाषा है। व्याकरण शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? व्याकरण शिक्षण जो आप बच्चों को ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? भाषा को शुद्ध रूप पहचानने में विद्यार्थी को सक्षम एवं समर्थ बनाना। सक्षम एवं समर्थ बनाना, ठीक है। शब्दों को सही रूप से पहचानने में सक्षम करना। शब्द समूह से उचित वाक्य रचना का विकास करना। शुद्ध उच्चारण, पठन व अवलोकन करने में सक्षम। तो देखिए सिंपल सी बात है, व्याकरण का मूल उद्देश्य ये होता है कि भाषा को शुद्ध रूप पहचानने में विद्यार्थी को सक्षम और आप समर्थ बनाएं। ऑप्शन जो फर्स्ट है वह बेस्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। इतनी बात होती है क्लियर। व्याकरण शिक्षण में रुचि संबंधी उद्देश्य क्या है? देखिएगा, शुद्ध भाषा सीखने व प्रयोग का ज्ञान, भाषा के गुण दोष परखने की क्षमता का विकास करना, ये व्याकरण शिक्षण में रुचि से संबंधित उद्देश्य, इंटरेस्ट। भाषा के प्रति आदर, भाषा और साहित्य की समीक्षा करना, उपरोक्त सभी। तो व्याकरण शिक्षण में रुचि संबंधित उद्देश्य यही है कि शुद्ध भाषा सीखने और उसका प्रयोग कैसे किया जाए इसका ज्ञान कराना है बच्चों को। भाषा के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, बच्चा इनको परख पाए, ऐसी क्षमता को विकसित करना है। किसके माध्यम से? ग्रामर टीचिंग के माध्यम से। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। हिंदी पाठ्य योजना की मूल रूपरेखा क्या है? पाठ्य योजना के उद्देश्य क्या है, पाठ्य वस्तु क्या है, विधि क्या है और मूल्यांकन है ना, ये सब चीजें हिंदी पाठ्य योजना की मूल रूपरेखा के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। हर्बर्ट पाठ्य योजना के मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, जोड़ना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग और सारांश, या फिर प्रस्तावना, उद्देश्य, पठन और सारांश, या फिर योजना और विश्लेषण, या फिर आपका उपरोक्त सारे ही ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। हर्बर्ट पाठ्य योजना का मुख्य बिंदु है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, जोड़ना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग और सारांश। ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा पाठ्य योजना के अंतर्गत एनसीईआरटी पाठ्य योजना के विशेष उद्देश्य क्या है? तो एनसीईआरटी पाठ्य योजना के विशेष उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक एवं अभिवृत्त्यात्मक। ये पाठ्य योजना के अंतर्गत एनसीईआरटी पाठ्य योजना के विशेष उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पाठ्य योजना के अंतर्गत आरसीईएम पाठ्य योजना का निर्माण किस संस्थान ने किया था? तो ये किया था आपके रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। आरसीएम दृष्टिकोण के सोपान क्या है? देखिए, उद्देश्य, क्रियान्वयन, अवलोकन, मूल्यांकन, या फिर अदा, व्यवहार, प्रक्रिया, परिणाम, मनन, चिंतन, क्रियान्वयन, पुनरावृत्ति, या फिर ज्ञान, बोध, प्रयोग, संरचनात्मकता। तो ये है आपका अदा यानी व्यवहार,
प्रक्रिया और फिर उसका आउटपुट। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। ब्लूम की पाठ्योजना में उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसमें उद्देश्यों को 6 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था वो 3 भागों में किया था, जिसमें आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 क्षेत्रों में बांटा था। उसके बाद जो संज्ञानात्मक भाग था उसके 6 उपभाग किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 6 आपका राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में व्याकरण पाठ्य योजना के उपविषय अनुप्रास, यमक, अलंकार के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा? विशेष उद्देश्य क्या होगा? देखिए, छात्रों को अलंकार की विधाओं से अवगत कराएंगे आप, ये आपका विशेष उद्देश्य हो जाएगा। छात्रों द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करने को कहना, छात्रों को उदाहरणों के माध्यम से अनुप्रास और यमक अलंकार की परिभाषा का विश्लेषण करते हुए विशेषताएं बताना। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए, आप क्या पढ़ा रहे हैं? ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ग्रामर का लेसन प्लान है, व्याकरण की पाठ्य योजना है, उसका उपविषय है अनुप्रास, यमक, अलंकार। तो इसका विशेष उद्देश्य ये हो जाएगा कि छात्रों को उदाहरणों के माध्यम से अनुप्रास और यमक अलंकार की परिभाषा का विश्लेषण करते हुए विशेषताएं बताना, ये उसका विशेष उद्देश्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषा कौशल में प्रवीण होने के लिए कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? सतत एवं गम्य अभ्यास, दूसरों को देख एवं सुनकर सीखना, भाषा को लिखकर सीखना, या फिर उपरोक्त सभी। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषा कौशल में प्रवीण होने के लिए जो है सतत और गम्य अभ्यास बहुत जरूरी है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल का क्या अर्थ है? श्रवण मतलब सुनना, नाटक द्वारा सीखना, यहाँ पे आप सुन भी नहीं रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। लोगों को भाव अभिव्यक्त करते सीखना, लोगों की बातों का अनुसरण करना, या कानों द्वारा ध्वनियों को स्वीकार कर मस्तिष्क में उसकी अनुभूति कर श्रवण करना। यही तो श्रवण कौशल का अर्थ है कि आप अपने कानों से उन ध्वनियों को, साउंड को सुन करके फिर उसको अपने दिमाग में उस पर विचार कर रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारे कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ध्यान रहे, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हमारे नोट्स जितना मटेरियल आपको यहाँ से दिया जाएगा वह पर्याप्त रहेगा। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज करते समय टीचिंग सब्जेक्ट जरूर लिखिएगा कि सर हमारे टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, ये हमारे सब्जेक्ट है, हमको नोट्स चाहिए। तो आपको कंप्लीट प्रोसेस भेज दिया जाएगा। ये जो आप नीचे देख रहे हैं लर्न विद एसपी सर, ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर हम बीएड एग्जाम होते ही तुरंत यूपी टेट की क्लासेस शुरू करेंगे। तो इसको जाकर के आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। श्रवण कौशल की विधियां क्या हैं? प्रश्नोत्तर, सस्वर, भाषण विधियां, कहानी कहना व सुनना। श्रवण कौशल की विधियों की बात हो रही है, सुनने की बात हो रही है। ठीक है, वाद विवाद एवं दृश्य श्रव्य सामग्री विधियां नहीं, या फिर सारे ही ऑप्शन सही हैं, ये भी हटा दो। क्या इसमें राइट हो जाएगा भैया? तो देखिए एक मिनट, इसमें पहली बात है श्रवण कौशल, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं आप, सस्वर पाठन कर रहे हैं, भाषण विधियां हो रही हैं, कहानी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रुत लेख विधियां, और वाद विवाद हो रहा है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का यूज हो रहा है, यहाँ भी आप सुन रहे हैं। सारे ही ऑप्शन राइट हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सारे ही ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पठन कौशल का अर्थ पढ़ने से है, किंतु इस प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या हैं? किसी की बातों को दोहराना व लिखना, पाठ्य पुस्तक को पढ़ना, परीक्षा के बाद भूल जाना, पठन क्रिया, अर्थ, बोध व भावानुभूति, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा पठन क्रिया। पठन कौशल का अर्थ पढ़ने से है, किंतु इस प्रक्रिया के प्रमुख तत्व हैं पठन क्रिया, उसका फिर अर्थ निकालना है ना, और समझना, बोध और भावों की अनुभूति। ये ऑप्शन आपका जो सी है वह बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी भाषा में गद्य पद्य के सस्वर पठन में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है, गद्य पठन में स्पष्ट अक्षरों का उच्चारण, ऊंची ध्वनि, निर्गम व विराम चिन्हों का ध्यान रखा जाता है, और पद्य में भाव छंद के अनुसार आरोह अवरोह में हम पठन करते हैं। जहाँ पे तेज आवाज में एकदम से तेज बोले, फिर धीरे हो गए, फिर अगर कहीं पे उतार चढ़ाव आ रहा है, छंद के अनुसार में बोलना है, तो हम तेज बोल करके धीरे हो जाते हैं। इसी को आरोह अवरोह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर।
लेखन यानी वर्तनी कौशल में क्या बालक को शब्द कला करने के स्थान पर क्या करना आवश्यक है? चित्रकारी, खेल, नाटक या फिर पर्यटन? तो यहाँ पे कह रहा है लेखन यानी वर्तनी कौशल में क्या है, आपकी राइटिंग स्किल बेहतर हो, क्या बालक को शब्द कला करने के स्थान पर आपको वहाँ पे लिखना भी यानी कि आपकी राइटिंग स्किल भी बेहतर हो और जो है शब्दों को नहीं लिखना है, उसके स्थान पर क्या करना है? चित्रकारी कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या करेंगे? चित्रकारी कर सकते हैं। लेखन कौशल में लिपि का क्या अर्थ है? शब्दों को दोहराना और लिखना, अपने भावों को रेखाओं, चिन्हों आदि से व्यक्त करना, लिखे शब्दों को पुनः लिखकर पुनरावृत्ति करना, किसी भाव को लेकर विश्लेषण करना। तो लेखन कौशल में लिपि का अर्थ होता है अपने भावों को रेखाओं, चित्रों और चिन्हों के माध्यम से प्रकट करना। हिंदी शिक्षण में कौशल प्रयोग के लिए शिक्षक को क्या सावधानी रखना आवश्यक है? देखिए, प्रश्न पूर्व आधारित हो और सरल से कठिन क्रम में होना चाहिए। देखिए, बात क्या कर रहा है? हिंदी टीचिंग में कौशल प्रयोग के लिए टीचर को क्या सावधानी रखनी है? ये सब सावधानी रखनी है। प्रश्न जो भी क्वेश्चन आप पूछें वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल हो, प्रश्न एकार्थी हो। ठीक है, प्रश्न का एक अर्थ हो, एक के अनेक अर्थ ना हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस आपके राइट हो जाते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में वाचन यानी कि उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कौशल में अशुद्धियों के क्या कारण हैं? जो अशुद्धियां होती हैं, जो हम गलत उच्चारण करते हैं, उसके पीछे की जो गलतियां होती हैं, दृष्टि दोष, वाणी दोष या असावधानी हो सकती है। कई बार हम जल्दी में गलत पढ़ जाते हैं या हमको बोलने में समस्या हो सकती है। अगर हमें कोई अक्षर कम दिखाई दे रहा है तो वो समस्या हो सकती है। अगर टीचर कठोर व्यवहार कर रहा है तो बच्चा जो है दबाव में आकर के गलत पढ़ सकता है। छपाई में त्रुटि हुई है तो हम गलत पढ़ जाएंगे। यहाँ पे कोई गलत शब्द अगर प्रिंट होकर के आ गया तो हम भी उसको वही पढ़ जाएंगे। कक्षा का तनावपूर्ण वातावरण, मार्गदर्शन का अभाव, अगर बच्चा गलत एक शब्द को पढ़ गया और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसको वैसे ही पढ़ता जाएगा। ठीक है, या जिस चीज में हमको इंटरेस्ट नहीं होता तो उसको भी हम मन से गहराई से पढ़ते नहीं तो उसको भी हम गलत बोल जाते हैं। तो हिंदी भाषा शिक्षण में अगर उच्चारण गलत हो रहा है तो उसके पीछे सारे रीजंस हो सकते हैं। हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या मतलब है? तो देखिएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री से पाठ योजना रोचक बना सकते हैं। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री से शिक्षक की रुचि में विकास होता है, ये भी ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री को देखकर, सुनकर व प्रयोग करके निर्धारित ज्ञान को सीखकर स्थायी रूप से मस्तिष्क में बिठा सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री छात्रों की रुचि नहीं बढ़ाती है, बेस्ट ऑप्शन। हालांकि ये भी ठीक है, यहाँ पे शिक्षक की रुचि का इंटरेस्ट नहीं होता, बच्चों की रुचि बढ़ती है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन जो सी है आपका वह राइट हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री को देख करके, सुन करके, प्रयोग करके निर्धारित ज्ञान को सीख करके स्थायी रूप से मस्तिष्क में बिठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें फीड हो जाती हैं। दृश्य श्रव्य उपकरण कोई युक्ति है जिसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया दृष्टि और अनुभूति के माध्यम से अग्रसरित अथवा प्रोत्साहित हो सकती है। यह परिभाषा किसने दी है? शिक्षा शब्दकोश के अनुसार यह परिभाषा आई है। हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जो भी कंटेंट है उस पर ध्यान का केंद्रीकरण, यानी कि बच्चों को कंसंट्रेट करना, निरीक्षण शक्ति का विकास करना, विषय के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना, तथ्यात्मक सूचनाएं देना, भाषा से रिलेटेड जो दोष हैं, भ्रम है, उनको दूर किया जाए। कुल मिलाकर के सारे ही ऑप्शन यहाँ पे आपके ठीक हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। दृश्य श्रव्य सामग्री के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं सर। कौन कौन से? एक आपकी श्रव्य सामग्री, एक आपकी दृश्य सामग्री और तीसरी आपकी श्रव्य और दृश्य। श्रव्य जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, दृश्य जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, और श्रव्य दृश्य जैसे कि आपका टेलीविजन, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री के सहायक साधन के रूप में चॉक बोर्ड की क्या सीमाएं हैं? बताइएगा। देखिएगा, शिक्षक द्वारा लिखते समय छात्रों से संपर्क नहीं रहता। बात तो ठीक है कि जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो आपका ध्यान सामने बोर्ड पर होता है, पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं, ध्यान नहीं रहता है ना। शिक्षक द्वारा बोर्ड पर लिखते समय आंशिक रूप से छात्रों को दिखाई देता है, एक तो आगे टीचर आ जाता है, दिखाई नहीं देता। सुलेख पूर्ण लिखित विषय वस्तु न होने पर छात्र शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में यदि चॉकबोर्ड की आप बात करेंगे तो उसमें सारे ही ऑप्शन ये राइट हो जाएंगे। ये इसके लिमिटेशंस हैं, ये इसके दोष हैं, ब्लैक बोर्ड के कमियां हैं उसकी। ये
दृश्य श्रव्य सामग्री में चार्ट के कितने प्रकार होते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री में चार्ट की बात करें तो टी चार्ट, प्रवाह चार्ट, तालिका चार्ट, ये सभी प्रकार के चार्ट होते हैं सर। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में प्रोजेक्टर कितने प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं? जो प्रोजेक्टर होते हैं उसमें 3 प्रकार के प्रोजेक्टर प्रयोग किए जाते हैं। श्रव्य सामग्री में ग्रामोफोन के शैक्षिक लाभ क्या हैं? ग्रामोफोन देखिए, दूर बैठकर छात्रों को लाभ, महान व्यक्तियों के भाषण, आवाज और अनुभव को सुन सकते हैं बालक, ज्ञानवर्धक नाटकों को सुन सकते हैं, सामूहिक रूप से ज्ञान दे सकते हैं, है ना। पूरा ग्रुप बैठा है, ग्रामोफोन के माध्यम से सुन रहा है। छात्रों की कल्पना शक्ति में विकास होता है, सुन करके फिर वो इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री में एलसीडी प्रोजेक्टर की क्या उपयोगिता है? देखिए, छात्रों में बोधगम्यता, ग्रहण शक्ति का विकास होता है, पाठ्यवस्तु में इंटरेस्ट बढ़ता है, बड़े समूह को शिक्षण दे सकते हैं, स्मरण शक्ति में विकास होता है, चित्र को दोबारा दिखा सकते हैं और रखरखाव सरल है इसका, इसलिए इसमें भी सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन विधियां कितने प्रकार की होती हैं? 3, 4, 2, 5। मूल्यांकन जो विधियां हैं वो आपकी कितनी बताई गई हैं? 4 प्रकार की बताई गई हैं। सहगामी क्रियाएं स्कूल गतिविधियों का अभिन्न अंग हैं। इसकी आवश्यकता पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं संगठित करने के पूर्व विचार के लिए होता है। उक्त कथन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में किस आयोग ने दिया है? ये स्टेटमेंट माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य क्या है? देखिए, विविधता, शिक्षक पथ प्रदर्शक रूप में व क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता, पर्याप्त साधनों की पूर्ति, उचित निरीक्षण, स्नेह क्रियान्वित करना, धीरे धीरे उस पर काम करना, विद्यार्थियों को सहयोग देना। तो कुल मिलाकर के हिंदी शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ये उद्देश्य होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। हालांकि आज हम समझा नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं, समय बहुत कम है, ठीक है, और अभी बहुत कुछ पढ़ाना है। हिंदी शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं? तो देखिए, अंधानुकरण, साधनों का अभाव होता है, शिक्षकों की अरुचि भी होती है, समय सारणी में कम महत्व होता है, परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, बच्चों पर ध्यान दिया नहीं जाता, अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल पाता, क्रियाएं बहुत लिमिटेड होती हैं, है ना, विचारधारा बहुत संकीर्ण है। तो सारे ही ऑप्शन राइट है। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं इनके संचालन में ये सारी ही समस्याएं होती हैं, प्रॉपर तरीके से साधन ही नहीं है। कैसे हम बच्चों को जो है कि वो एक्टिविटीज़ करा पाएँ, है ना। तो इस वजह से ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में अधिकांश कौन पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं? तो इसमें आपका परिचर्चा, वाद विवाद, खेल, कार्यशाला, विचार गोष्ठी, निबंध, लेखन, कथा, कथन और लेखन, ये सभी जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन इसमें भी आपका डी ए राइट हो जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में वाद विवाद पाठ्य सहगामी की क्रिया का क्या महत्व है? इस क्रिया से छात्रों की अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, अपनी क्षमता को विकसित करते हुए सर्वांगीण विकास करना, यहाँ भी फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। हिंदी भाषा शिक्षण में भाषण सहगामी क्रिया में छात्रों की क्या भूमिका है भैया? तो इसमें भाषण क्रिया के द्वारा शुद्ध उच्चारण, भाषा शैली, भौतिक प्रस्तुतिकरण, भाषण की रोचकता स्थापित करना, यहाँ आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण में अंताक्षरी पाठ्य सहगामी क्रिया के द्वारा छात्रों की किस क्षमता का विकास किया जा सकता है? अंताक्षरी क्या है? यह भी पाठ्य सहगामी क्रिया है। इसके माध्यम से बच्चों के अंदर किस प्रकार की क्षमता का विकास किया जा सकता है? इसके माध्यम से बच्चों के अंदर काव्य अध्ययन, काव्य चयन व स्मरण शक्ति का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो इसमें देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में क्या सावधानी रखनी चाहिए? एक तो एक क्रिया को महत्व न देना, उच्च अधिकारियों का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, ठीक है, वित्तीय साधन की व्यवस्था हो, शैक्षिक नैतिक मूल्य भी निर्धारित होने चाहिए, बाह्य की अपेक्षा आंतरिक परिणामों को महत्व व कई पाठ्य सामग्री एक साथ प्रयोग न हो। सारे ही ऑप्शन यहाँ पे भी राइट हो जाते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी की जो उत्पत्ति है वह फारसी भाषा से हुई है। अपभ्रंश भाषा
साहित्य के मुख्यतः कितने रूप हैं? 2 रूप हैं सर। कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह ऋग्वेद है। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। हिंदी भाषा का अर्थ क्या है? हिंदी भाषा का अर्थ है मनुष्य के भावों और विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट करना। भाषा केवल कानों से ही नहीं, आँखों का भी विषय है। विचार विनिमय के लिए ध्वनि के माध्यम से भाव व्यक्त करना भी हिंदी भाषा का अर्थ है। इसमें तो सारे ही ऑप्शंस आपके राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न नीचे कहता है भाषा की अभिव्यक्ति के मुख्यतः कितने रूप हैं? भाषा की अभिव्यक्ति के मुख्यतः 2 रूप हैं। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज का जो एक्सप्रेशन है वो 2 रूप माने जाते हैं। एक तो होती है आपकी मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरी होती है आपकी लिखित अभिव्यक्ति। जो मौखिक है अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना, लिखित अपने विचारों को लिख करके या लिपिबद्ध करके प्रकट करना। ऑप्शन जो सेकंड है वह राइट हो जाता है। अर्थवान कंठोच्चरित ध्वनि समष्टि ही भाषा है। यह परिभाषा किस भारतीय ने दी है? यह परिभाषा सुकुमार सेन की है। सुकुमार सेन की है। हिंदी साहित्य सामान्यतः किस काल से प्रारंभ हुआ? हिंदी साहित्य सामान्यतः आदिकाल से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल में कितने प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? तो इसमें 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। हिंदी साहित्य का विकास कितने कालों में हुआ? हिंदी साहित्य का विकास 3 कालों में हुआ, जिसमें आपका एक तो आदिकाल है, ठीक है, एक तो आपका आदिकाल हो जाएगा, दूसरा मध्यकाल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा सर? मध्यकाल। और वो भी मध्यकाल की अगर बात करें तो जिसमें भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों को शामिल कर लिया जाता है, तब जाकर के 3 काल बनेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग कर दिया जाए तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जो हमारा वर्तमान काल है, आधुनिक काल, ये 3 जो हैं हिंदी साहित्य का विकास कितने कालों में हुआ? 3 कालों में। आदिकाल जो कि हमारा प्रारंभिक काल था, मध्यकाल जिसमें भक्तिकाल रीतिकाल दोनों को शामिल कर लिया जाता है, तीसरा है आधुनिक काल। तो 3 कालों में हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के विकास को कितने युगों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य के विकास को 4 युगों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका भारतेंदु युग। कौन सा हो गया सर? भारतेंदु युग। ठीक है, दूसरा हो गया द्विवेदी युग। ठीक है, तीसरा हो गया छायावादी युग। क्या हो गया? छायावादी युग। इसके बाद आया छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग। ठीक है, ये 4 हो गए। जो भारतेंदु युग है गद्य की शुरुआत और खड़ी बोली का उदय है। द्विवेदी युग भाषा का परिमार्जन और अनुशासन है। छायावादी युग प्रकृति और रहस्यवाद की प्रधानता इसमें है। छायावादोत्तर युग, इसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता को एक साथ शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से 4 युगों में बटा है। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा की प्रकृति में कौन सा तत्व प्रमुख है? तो भाषा एवं विचारों में गहन संबंध है। भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है। भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। कुल मिलाकर के ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है, तो हिंदी कैसी भाषा है? संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है, तो हिंदी वियोगात्मक भाषा है। कैसे? देखिए, भाषा विज्ञान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संस्कृत और हिंदी की प्रकृति में ये मेन अंतर होता है। जिसमें जो हमारी संस्कृत है वो संयोगात्मक है। संस्कृत क्या है? संयोगात्मक। मतलब कैसे? इसमें कारक चिन्ह और क्रियाएं मूल शब्द के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे इसमें आपने कह दिया रामेण। क्या कह दिया? रामेण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राम। हिंदी में क्या कहेंगे? राम के द्वारा। क्या कहेंगे? राम के द्वारा। ये क्या हो गया? ये संयोगात्मक हो गया कि इसमें आपने क्या कर दिया? इन सबको जोड़ करके रामेण कर दिया। ठीक है, इसमें कारक चिन्ह क्रियाएं मूल शब्द के साथ में जुड़ गई। ठीक है, और हिंदी जो भाषा है यह वियोगात्मक भाषा है। इसमें कारक चिन्ह जो प्रसर्ग होता है शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। जैसे हमने लिखा राम के द्वारा। क्या लिखा हमने? राम के द्वारा। ठीक, ये क्या हो गया? ये वियोगात्मक हो गया सर। क्या हो गया? ये वियोगात्मक हो गया। अगर यही रामेण कर देंगे तो ये संयोगात्मक हो जाएगा।
इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। हिंदी भाषा में ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे ध्वनि हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? ध्वनि। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन विशेष तथ्य आवश्यक हैं? तो इसमें आपका उत्पादन, संवहन एवं ग्रहण आवश्यक है। ध्वनि विज्ञान जिसको फोनेटिक्स कहा जाता है, इसके अंतर्गत ध्वनि की यात्रा के ये 3 मुख्य पक्ष होते हैं। अब इसमें जो उत्पादन है, प्रोडक्शन, फेफड़ों से हवा का निकलना और मुख के अंग जैसे जीभ, तालु, इनके द्वारा ध्वनि पैदा करना, ठीक है। संवाहन जिसको ट्रांसमिशन कहते हैं, ध्वनि तरंगों का हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ट्रांसमिशन कहलाता है। फिर आता है रिसेप्शन, कानों द्वारा उन ध्वनि तरंगों को सुनना और मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाना ग्रहण कहलाता है। इसलिए ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण में ध्वनि विज्ञान का प्रयोग कौन एवं कैसे होता है? ध्वनि विज्ञान का प्रयोग देखिए, उच्चारण ध्वनि विज्ञान बोलना, श्रवण ध्वनि विज्ञान सुनना, तरंगीय ध्वनि विज्ञान में ध्वनि तरंग आता है। तो कुल मिलाकर के सारे ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख विषय कौन सा है? इसमें देखिएगा, ध्वनिग्राम एवं ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान आ गया, ठीक है। शारीरिक ध्वनि विज्ञान एवं ध्वनियों का वर्गीकरण आ गया, तरंगीय ध्वनि विज्ञान भी आ गया। तो कुल मिलाकर के इसमें भी सारे ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। हिंदी शब्द विज्ञान में शब्द का अर्थ क्या है? एक या एक से अधिक अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि हिंदी शब्द विज्ञान में आ जाता है। ऑप्शन यहाँ भी आपका फर्स्ट राइट हो गया। हिंदी वाक्य विज्ञान में भाषा की प्रथम इकाई क्या है? भाषा की प्रथम इकाई वाक्य है। क्या हो जाएगा सर? वाक्य हो जाएगा। हिंदी वाक्य विज्ञान में वाक्य की आवश्यक तत्व कौन है? तो इसमें सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, अनुवति, ये सभी कथन इसमें शामिल हो जाएंगे। वाक्य संश्लेषण क्या होता है? देखिएगा, बिखरे हुए वाक्यों को एक करना संश्लेषण होता है, जिसको हम सेंटेंस सिंथेसिस भी कहते हैं। ये व्याकरण का वो प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से अधिक जो साधारण वाक्य होते हैं उनको मिलाकर के एक सार्थक वाक्य या फिर साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य बना दिया जाता है। जैसे हमने सेंटेंस लिखा सूरज निकला, फिर हमने दूसरा सेंटेंस लिखा अंधेरा दूर हो गया, अंधेरा दूर हो गया। अब इसको एक वाक्य कैसे लिखेंगे? सूरज निकलने पर अंधेरा दूर हो गया। क्या कर देंगे? सूरज निकलने पर अंधेरा दूर हो गया, ये संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 वाक्य बिखरे हुए थे, सूरज निकला अलग था, अंधेरा दूर हो गया अलग था। फिर हमने कह दिया सूरज निकलने पर अंधेरा दूर हो गया, ये आपका बिखरा हुआ वाक्य एक हो गया। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। हिंदी भाषा शिक्षण में हिंदी भाषा का क्या महत्व है? देखिए, व्यक्तित्व एवं भावात्मक विकास, मातृभाषा व अध्ययन का विकास, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है। कुल मिलाकर के ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा बालक के कितने कौशलों का विकास करती है? तो हिंदी भाषा जो है वह बालक के कितने 5, 7, 9 या फिर 4 कितने कौशलों का विकास करती है? 4 कौशलों का, प्रमुख रूप से 4 कौशलों का। बाकी आपको कई जगह इसका आंसर 9 भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से 4 कौशल वो हैं हमारे LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, ये हमारा श्रवण कौशल है, सुन करके अर्थ ग्रहण करना। ये हमारा स्पीकिंग यानी भाषण कौशल है, बोल करके अपने विचार व्यक्त करना। ये रीडिंग है, पठन कौशल, लिखे हुए को पढ़ करके समझना। और फिर राइटिंग यानी कि विचारों को लिपिबद्ध कर देना। ये जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा बालक के जो है 4 प्रमुख कौशल होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? हिंदी शिक्षण का उद्देश्य होता है लिपि ज्ञान कराना, पढ़ने की आदत विकसित करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, शुद्ध उच्चारण करना सिखाना। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का विकास किस सूत्र पर आधारित है? क्षेत्रीय भाषा सूत्र, संघीय भाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र या फिर उक्त सभी? तो इसमें आपका हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र हो जाएगा। हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम के 3 अंग कौन हैं? शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षण विधियां पाठ्यक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ऑप्शन जो फर्स्ट है वह
राइट हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? पठन कला की निपुणता विकसित करना, गतिपूर्ण लेखन प्रवृत्ति को विकसित करना, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी की प्रवृत्ति में वृद्धि करना। उक्त कथन उचित हैं। तो इसमें आपका सारे ही स्टेटमेंट राइट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। हिंदी शिक्षण सिद्धांतों में स्वाभाविकता सिद्धांत की बहुत पेडागोजी पूछा है, भर भर के। पेडागोजी सब्जेक्ट है, पेडागोजी भर भर के पूछा है 2022 में। हिंदी शिक्षण सिद्धांतों में स्वाभाविकता सिद्धांत की विशेषता क्या है? सुनकर व बोलकर के भाषा का विकास करना। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, समय बहुत कम है, सारे ऑप्शन पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है। स्वयं संशोधन के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिएगा, स्वयं किसी कार्य को देकर के सीखना, या फिर पुस्तकों के माध्यम से स्वयं विकास करना, अपनी ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों की त्रुटियों को बालक खुद संशोधित करे, उसमें कुछ बदलाव लेकर के आए, है ना। यही बात बिल्कुल ठीक है। स्वयं संशोधन, खुद आप उसमें बदलाव लेकर के आ रहे हैं। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या होता है? मूर्त से अमूर्त की तरफ चलते हैं, सरल से कठिन की तरफ चलते हैं, प्रकृति का अनुसरण करते हैं, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशेष से सामान्य की तरफ चलते हैं। सारे ही बातें यहाँ पे राइट हो जाती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है? ज्ञान को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर प्रत्येक इकाई का विश्लेषण करके संश्लेषण करना, यही इसकी विशेषता होती है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। शिक्षण विधि क्या है? पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण करना शिक्षण विधि है, पाठ्यवस्तु को आत्मसात करना शिक्षण विधि है, या फिर अपने अनुभवों के आधार पर पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करना शिक्षण विधि है। तो पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण करना ही तो शिक्षण विधि है। ऑप्शन यहाँ भी आपका जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, ये किसने कहा? ये स्टेटमेंट फिनिंग का नहीं विनिंग का है। यहाँ पे विनिंग ऑप्शन में होना चाहिए था, विनिंग होना चाहिए था, फिनिंग नहीं होगा। हिंदी शिक्षण की विधियों की मुख्य विशेषता क्या है? देखिएगा, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति प्रयोगात्मक हो व चयन व्यक्तिगत आधार पर हो, शिक्षक को उचित अनुचित का ज्ञान कराएं, छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण करें, विषय वस्तु के प्रति रुचि बढ़ाएं, छात्रों में सक्रियता का भी विकास करें। कुल मिलाकर के सारे ही ऑप्शंस ये जो है हिंदी शिक्षण की विधियों की मुख्य विशेषताएं होती हैं। इतनी बात क्लियर है। हिंदी शिक्षण पद्धतियों का मूलभूत सिद्धांत क्या है? निश्चित उद्देश्य, करके सीखना, प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, व्यावहारिक जीवन उपयोगी, नियोजन, मनोरंजन और पाठ्यक्रम चयन के सिद्धांत, पुनरावृत्ति, विभाजन एवं व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। कुल मिलाकर के सारे ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। आगे बढ़िए। हिंदी शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? शिक्षण उद्देश्य, शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक। क्या ये हिंदी शिक्षण विधि को प्रभावित करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। पाठ्य वस्तु, विश्लेषण और अवलोकन करना कारक, संश्लेषण, विश्लेषण एवं शिक्षक संबंधित कारक, व्यक्तिक विभिन्नता, रुचि एवं प्रेरणा कारक। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? टीचर, विद्यार्थी, पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक जो है ये जो है हिंदी टीचिंग मेथड को प्रभावित करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण की जिस विधि में नवीन ज्ञान उसी प्रकार सिखाया जाता है, जिस विधि से बालक अपनी मातृभाषा को सीखता है, इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में वेस्ट की विधि या नवीन विधि के जनक कौन थे? वो थे डॉक्टर माइकल वेस्ट। डॉक्टर माइकल वेस्ट। हिंदी भाषा शिक्षण की आगमन शिक्षण विधि का प्रमुख दोष क्या है? इसका दोष परिश्रम व समय अधिक, प्राप्त नियम कम शुद्ध, निष्कर्ष न्यायिक नहीं एवं उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। कुल मिलाकर के ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। शिक्षण प्रविधि शिक्षक द्वारा संचालित वह क्रिया है जिससे छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उक्त हिंदी शिक्षण प्रविधि के लेखक कौन है? तो इसके लेखक वेस्ले हैं। कौन है? वेस्ले। हिंदी शिक्षण प्रविधियों की विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं देखिए, विषय में रुचि उत्पन्न करना, उद्देश्यों की प्राप्ति हो और सेल्फ स्टडी, छात्रों में तर्क और जो है निर्णय विश्लेषण शक्ति का विकास करना, स्वयं सामाजिकता का विकास, सक्रियता बढ़ाना एवं बौद्धिक व व्यावहारिक क्रियाओं द्वारा ज्ञान अर्जन करना। कुल मिलाकर के सारे ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। हिंदी भाषा के अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित करने के लिए
क्या उद्देश्य निर्धारित हैं? छात्रों को ज्ञान से समग्र परिचय देना, मानसिक विकास करना, विषय वस्तु को रोचक आकर्षक बनाना, विषय का व्यावहारिक ज्ञान देना, हिंदी का अन्य विषयों से संबंध स्थापित करना एवं छात्रों के श्रम, शक्ति व समय को बचाना। सारे ही ऑप्शंस यहाँ भी आपके राइट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इतिहास का संबंध नाटक से है, तो भूगोल का संबंध रंगमंच से है। हिंदी का संबंध उक्त कथन किस विद्वान ने दिया है? यह इस स्टेटमेंट फेयर ग्रीव का है सर। किसका है? फेयर ग्रीव का स्टेटमेंट है। हिंदी भाषा शिक्षक द्वारा विज्ञान से सहसंबंध स्थापित करने के लिए किस योग्यता का होना आवश्यक है? तो इसमें आपका शिक्षक को विज्ञान विषय वस्तु का समग्र ज्ञान का होना आवश्यक है। हिंदी भाषा शिक्षण में अन्य विषय से सहसंबंध स्थापित करने के लिए क्या सावधानी रखनी है? इसमें क्या सावधानी रखनी है? तो इसमें आपका सहसंबंध विषय की प्रकृति के अनुकूल हो, हिंदी शिक्षण के पहले दूसरे विषय की पूर्णता समझाकर हिंदी विषय वस्तु स्पष्ट करें, सहसंबंध छात्रों के अर्जित ज्ञान पर आधारित और मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो 93 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट इसको हम एक मिनट जरा दोबारा देख लेते हैं। कह रहा था कि हिंदी भाषा शिक्षक द्वारा विज्ञान से सहसंबंध, जो हिंदी भाषा का टीचर है वो विज्ञान से सहसंबंध स्थापित करने के लिए किस योग्यता का होना आवश्यक है? तो इसमें शिक्षक को विज्ञान विषय वस्तु का समग्र ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ओके, 95 देखिए, एक हिंदी शिक्षक के विशेष तथ्य क्या हैं? जो एक हिंदी शिक्षक होता है उसके विशेष तथ्य क्या हैं? शिक्षक को मृदुभाषी होना चाहिए, मतलब भाषा शिक्षक की वाणी जो है मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि छात्र उसका अनुकरण कर सकें। छात्रों से व्यावहारिकता सहसंबंध बनाना, मतलब छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण और व्यावहारिक संबंध बनाना शिक्षण को प्रभावी बना देता है। समाज की उन्नति, मनुष्यों का निर्माण करता और छात्रों का व्यक्तित्व विकास एवं संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करता है। भाई शिक्षक केवल किताबी ज्ञान नहीं देता बल्कि समाज की उन्नति और छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करके राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देता है। कुल मिलाकर के यहाँ पे भैया सारे ही ऑप्शंस आपके राइट हो जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, हिंदी शिक्षक में किस गुण का होना हिंदी शिक्षण के लिए हानिकारक है? कौन सा हानिकारक है? व्यक्तित्व संबंधी गुण, शिक्षण विधियों का ज्ञान, धैर्य एवं आत्मसंयम, रचनात्मकता, विचारधारा, ये तो सब अच्छी चीजें हैं। छात्रों से दूरी बनाए रखना, कठोर अनुशासन बनाए रखना, ये तो बहुत गलत बात है, ये टीचर में गुण नहीं होना चाहिए। व्यावहारिकता, व्यावसायिक गुण, प्रशासकीय योग्यता का होना, ये सारे गुण होने चाहिए, लेकिन ये जो है ये गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हानिकारक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 97 देखिए, हिंदी शिक्षक के शिक्षण अवधि में क्या प्रमुख कार्य है? तो इसमें उपयुक्त विषयों का चयन करने में मदद, पाठ्य सहगामी क्रिया के चयन में सहायक, स्वस्थ वातावरण स्थापित करके छात्रों को अधिक से अधिक जानकारी देना, मूल्यांकन योग्यता का विकास, त्रुटि सुधारने की योग्यता में वृद्धि। कुल मिलाकर के सारे ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। 98 देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों में मूलभूत अंतर क्या है? तो शिक्षण विधि पाठ्यवस्तु की प्रस्तुतिकरण बताती है, जबकि देखिए शिक्षण विधि पाठ्यवस्तु की प्रस्तुतिकरण बताती है कि पाठ को कैसे प्रेजेंट किया जाए, उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए, जबकि प्रविधि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है कि हमारे जो भी लक्ष्य उनको कैसे प्राप्त किया जाए। ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और आपको बताते चलें कि यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सर क्यों ज्वाइन कर लें? ये इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हमारी जो भी क्लास आ रही है हम यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद सीधा व्हाट्सअप चैनल पे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। यूट्यूब पे आपकी वीडियो मिस हो सकती है, लेकिन आप व्हाट्सअप तो दिन भर स्क्रॉल करते ही रहते हैं, देखते रहते हैं, तो यहाँ से आपकी वीडियो क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी गद्य शिक्षण का प्रसार कितने वर्षों में वर्तमान अवस्था की स्थिति में आया? तो ये 100 वर्षों में आया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। और अगर नोट्स नहीं लिए हैं तो अभी भी समय है, मैसेज करके डिटेल जान लीजिए, नोट्स ले लीजिए। हिंदी गद्य के अंतर्गत निबंध गद्य शैली के अनुसार कितने वर्गों में देखने को मिलता है? तो यह आपका 3 वर्गों में देखने को मिलता है। सर कितने? नहीं, इसका आंसर नहीं, हाँ ठीक है, 4 वर्गों में देखने को मिलता है। कितने? 4। कौन कौन से? देखिए,
निबंध कह रहा है कि हिंदी गद्य के अंतर्गत निबंध गद्य शैली के अनुसार कितने वर्गों में देखने को मिलता है। तो भैया निबंध को उसकी गद्य शैली और प्रस्तुतिकरण के आधार पर मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 वर्ग हैं? एक है आपका वर्णनात्मक, क्या होता है? एक है आपका पहला वर्णनात्मक, ठीक है। दूसरा होता है विवरणात्मक, विवरणात्मक होता है, ठीक है। फिर तीसरा होता है विचारात्मक, क्या होता है सर? विचारात्मक। फिर उसके बाद चौथा होता है भावात्मक, क्या हो जाएगा? भावात्मक। जो वर्णनात्मक है ये किसी स्थान, वस्तु या दृश्य का हुबहू वर्णन करता है। जो विवरणात्मक है ये ऐतिहासिक घटनाओं या यात्राओं का विस्तृत विवरण देता है। जो विचारात्मक है ये तर्क, बुद्धि और गंभीर चिंतन पर आधारित विषय होता है। जो भावात्मक है ये हृदय की भावनाओं और संवेदनाओं की इसमें प्रधानता होती है। तो ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा 4। तो प्यारे दोस्तों कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइए एंड अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहां जहां हो सके शेयर कीजिए। हमारे नोट्स लेना ना भूलें, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और ये जो दूसरा चैनल है जहां पे आपको बीएड के बाद फटाफट क्लासेस मिलने वाली हैं यूपी टेट की, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।